हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। किस पर हम चर्चा करेंगे आज? राष्ट्रपति की जो भी विधायी शक्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कौन कौन सी राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त है उनको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 85 की। दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल या जो शक्तियां हैं, अगर हम इनको आर्टिकल के साथ याद रखते हैं तो याद रखने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए इनको हमेशा आर्टिकल के साथ ही याद रखना। क्योंकि आपको पता है कि जो भाग 5 है इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और इनको इस प्रकार से ही याद रखना पड़ता है। जैसे आ जाए कि के का उल्लेख कहां किया गया है, तो आर्टिकल 148 से 151 के मध्य ही किया गया है। तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन को देखते हुए हम वहां से सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के हम बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 85 के अंदर। आर्टिकल 85 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति को एक विधायी शक्ति ये प्राप्त हुई है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है और उसका सत्रावसान भी कर सकता है। कौन सी विधायी शक्ति प्राप्त हुई है? संसद का सत्र आहूत कर सकता है। और उसका सत्रावसान भी कर सकता है। आर्टिकल 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दोस्तों, आहूत का मतलब होता है संसद का जो सत्र है या अधिवेशन है उसे बुला सकता है, उसको आयोजित कर सकता है। क्या अर्थ होता है आहूत का? बुलाना, सत्र को बुलाना या सत्र का आयोजन करना, सत्र को आयोजित करना। इसके अलावा वह संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? उसको समाप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, यानी संसद के सत्र को आयोजित करवाता है और उसका सत्रावसान करता है, यानी उसको समाप्त करता है। इसके अलावा आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा, जो आप जानते हैं कि एक अस्थायी सदन होता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, दो काम करता है, संसद का सत्र आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है, और दूसरा काम करता है लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि संसद का जो सत्र है उसको आहूत और सत्रावसान करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर बात आती है सत्र को पोस्टपोन करने की, सत्र को पोस्टपोन यानी उसको स्थगित करने की, तो जो सत्र स्थगित करने का पावर है वो किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास।
यानी संसद का जो सत्र चल रहा है या लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसको स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो आर्टिकल 85 में ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा के सत्र को स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल बात करते हैं हम 87 की। आर्टिकल 87 देखो दोस्तों, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित पावर देता है। राष्ट्रपति को अभिभाषण की शक्ति, राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ति किस में दी गई? आर्टिकल 87 में दी गई। अभिभाषण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि दोस्तों, जब नए चुनाव होकर आते हैं तो नए चुनाव के बाद प्रथम सत्र को तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। क्या कहा गया है कि नए चुनाव के बाद प्रथम सत्र, जैसे ही चुनाव होकर और नया मंत्रिमंडल बनता है, नई संसद का निर्माण होता है, यानी लोकसभा जब निर्वाचित होकर आती है, तो उसके बाद जब संसद का पहला सत्र चलता है, उस पहले सत्र को, यानी नए चुनाव के बाद संसद जब चलेगी तो संसद का जो पहला सत्र होगा उस सत्र को और फिर आगे आने वाली प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को क्या कहा गया है? नए चुनाव के बाद आने वाले प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। आप इसको इससे समझिए कि मान लीजिए नई लोकसभा बन के आती है, नई लोकसभा निर्वाचित होती है, फिर संसद का सत्र चलेगा, तो जैसे ही संसद का सत्र यहां चलेगा, पहला जो सत्र होगा उसको संबोधित करेगा। इसके बाद आने वाली प्रत्येक वर्ष, यानी एक वर्ष कंप्लीट कर ली, इसके बाद जो सत्र आएगा उसको, फिर एक साल कंप्लीट की, उसके बाद जो आने वाला प्रथम सत्र है उसको, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को और नए चुनाव के बाद प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है और राष्ट्रपति इसे लिखित भाषण से संबोधित करता है। इसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। ये किसके द्वारा इसे, यानी लिखित भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं। ये लिखित भाषण कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्री परिषद है वो इसे तैयार करता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति स्वविवेक से अभिभाषण नहीं दे सकता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इसे लिखित रूप में देंगे और फिर राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। ये जो लिखित भाषण होता है इसमें क्या होता है कि सरकार की जो आगामी यानी आगे आने वाली जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनका उल्लेख किया होता है। किसमें? अभिभाषण में। ठीक है, तो आर्टिकल 87 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अभिभाषण का मतलब यह हो गया कि
नए चुनाव के बाद जो संसद का पहला सत्र चलेगा उसको, तथा आगे आने वाले प्रत्येक वर्ष में जो पहला सत्र होगा उसको राष्ट्रपति एक लिखित भाषण के माध्यम से संबोधित करेगा, और वो लिखित भाषण प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर सरकार की आगामी नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है। यानी राष्ट्रपति स्वविवेक से इस अभिभाषण की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात आर्टिकल 87 के अंदर बताई गई। इसके अलावा बात करें हम आर्टिकल 108 की, तो राष्ट्रपति को 108 के तहत ये एक विधायी शक्ति प्राप्त है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों, ये जो संयुक्त अधिवेशन शब्द है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। क्यों बुलाता है इसको? क्योंकि दोस्तों, जब कभी साधारण विधेयक के ऊपर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध या मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि ये संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। क्या कहा गया आर्टिकल 108 के अंदर कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जो होता है आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख किया गया है, और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर तीन बातें इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। तो ये तीन बातें इससे जुड़ी हुई है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। तो अभी तक दोस्तों मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। कब कब बुलाए गए हैं, किस किस विधेयक को लेकर बुलाए गए हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, एक 1961 का दहेज निरोधक विधेयक आया था। दहेज निरोधक विधेयक कब आया था? 1961 में आया था। इसको लेकर के संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो गया था, तो राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था।
और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी सन 1961 की बात है। दूसरा विधेयक आया था बैंकिंग सेवा से संबंधित था, बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित विधेयक था एक। उन्नीस सौ 78 में आया था। बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित एक विधेयक था जो 1978 में आया था। इस पर जब दोनों सदनों के अंदर गतिरोध उत्पन्न हो गया था तब राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तीसरा आया था 2002 के अंदर आतंकवाद निरोधक विधेयक। इस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जब संसद पर हमला हुआ था तब की बात है। उस समय आतंकवाद निरोधक अधिनियम बनाना चाहते थे, तो जब विधेयक आया था तब दोनों सदनों के अंदर मतभेद हो गया था, तब संसद के दोनों सदनों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो दोस्तों ये 3 बार यानी 1961, 1978 और 2002 के अंदर अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। कौन कौन से विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं और कब अधिवेशन बुलाए गए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो ये था संयुक्त अधिवेशन से संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 108 के तहत दी गई है। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 80(1) की, यानी आर्टिकल 80(1) के तहत राष्ट्रपति को यह विधायी शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 80(1) में क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यह राष्ट्रपति की एक विधायी पावर है। अब ये 12 सदस्य कौन से होते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 4 क्षेत्रों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। यानी जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा यानी इन 4 क्षेत्रों के अंदर अगर उत्कृष्टता हासिल की है तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये पावर राष्ट्रपति को आर्टिकल 80(1) देता है। जो व्यक्ति कला के अंदर, साहित्य के अंदर, विज्ञान के अंदर, समाज सेवा के अंदर उत्कृष्टता हासिल की है, अच्छे कार्य किए हैं, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को ये मनोनीत कर सकते हैं और करते हैं। इसके अलावा पीछे सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा में मनोनीत किया था, जो किस क्षेत्र से थे? खेल के क्षेत्र से आते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आर्टिकल 331 की अगर बात करें, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति
लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आर्टिकल 331 में क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब लोकसभा में जो दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय होते हैं। जो आंग्ल भारतीय होते हैं उन दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय का यानी एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पिता यूरोप की किसी कंट्री का नागरिक है। कहां का नागरिक है? किसी यूरोपीय देश का नागरिक है और उस व्यक्ति की जो मां है वो भारत की नागरिक है। भारत की नागरिक कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, उसका पिताजी तो यूरोप देश का कोई नागरिक है और उसकी मां भारत की है। तो इन दोनों से उत्पन्न जो संतान है, इन दोनों से उत्पन्न संतान जो है वो कहलाएगी आंग्ल भारतीय। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पिता यूरोपियन कंट्री के का नागरिक है और मां भारत की नागरिक है, तो इन दोनों से उत्पन्न संतान आंग्ल भारतीय कहलाएगी। और ऐसे दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में मनोनीत करता है। तो यह आर्टिकल 81 और आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जिनमें से 12 सदस्य आते हैं राज्यसभा के अंदर और 2 सदस्य आते हैं लोकसभा के अंदर। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। क्या कहा है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। ये भी एक राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आती है। आप जानते हैं कोई भी अधिनियम या कानून का निर्माण कैसे होता है? पहले संसद के जो दोनों सदन हैं उन सदनों के द्वारा पारित किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं तो वो कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक वो विधेयक ही कहलाता है, अधिनियम नहीं कहलाएगा। अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है कि जब तक यानी संसद का
कि जो दो सदन है, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, इन दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है और वो फिर जाता है कहां पे? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करते तब तक तो वो विधेयक कहलाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे वो क्या कहलाएगा? अधिनियम कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक सा अंतर है अधिनियम और विधेयक के अंदर। तो क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद के जो सदस्य है उनकी योग्यता का निर्धारण करता है। ये राष्ट्रपति की विधायी पावर है। क्या कहा है? भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके परामर्श से संसद के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। ठीक है, ये भी एक क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा और कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की? दोस्तों, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद के समक्ष नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं। संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं? जैसे बात करते हैं हम धन विधेयक की। इसके अलावा कोई नए राज्य के निर्माण से संबंधित कोई विधेयक है, नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक है। इस प्रकार के जो विधेयक है, यानी कोई धन विधेयक है, अगर इसको संसद में प्रस्तुत करना है तो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। कोई नए राज्य का निर्माण करना है, उससे संबंधित कोई विधेयक आता है तो संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। या किसी राज्य की सीमा परिवर्तित करने से संबंधित कोई विधेयक आता है तो भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। तो इस प्रकार के कुछ विधेयक हैं जिनको संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है, और ये पावर राष्ट्रपति के पास है। ये क्या कहलाती है? विधायी शक्ति कहलाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों के जब पद खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, तो फिर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इसी प्रकार अगर मान लीजिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के पद खाली हो गए, तो उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति के पास एक विधायी पावर है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो वो लोकसभा के किसी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। और ठीक इसी प्रकार अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य को राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। क्या कहा है इसमें कि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाने पर लोकसभा के सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता सौंपता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर है, विधायी शक्ति है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो उस समय लोकसभा का जो अन्य सदस्य होता है उसे लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक ऐसे ही राज्यसभा के अंदर होता है, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो जाने पर राज्यसभा के सदस्य को राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाने पर लोकसभा के ही किसी सदस्य को उसकी अध्यक्षता सौंप सकता है। दूसरी, राज्यसभा के सभापति उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो जाने पर राज्यसभा के ही किसी सदस्य को उसकी अध्यक्षता सौंप सकता है। ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इसके राष्ट्रपति के पास विधायी पावर है। इसके अलावा जो केग होते हैं, भारत के जो केग कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल है, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, या वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, या अन्य जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग या अन्य जो आयोग है, ये सारे अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखता है? संसद के समक्ष रखता है। यानी कहने का मतलब, एक यूपीएससी, वित्त आयोग और अन्य आयोग जो हैं, ये अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है इसको डायरेक्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये सारे अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे और किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और फिर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेगा? संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये एक राष्ट्रपति की विधायी पावर है। इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, इन केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, विकास व सुशासन के लिए
राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। कौन सी अगली विधायी शक्ति है कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन केंद्र शासित प्रदेशों में शांति स्थापित करने के लिए, इनका विकास करने के लिए और वहां पर सुशासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। और आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधा कौन चलाता है? केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के ही हाथ में होता है। ये राष्ट्रपति की एक विधायी पावर है। इसके बाद राष्ट्रपति की जो नेक्स्ट पावर आती है, विधायी शक्ति जो आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। कौन सी आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर है, वो कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 123। दोस्तों, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर राज्यपाल की मैं बात करता हूं तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये जो अध्यादेश होता है, ये एक अल्पकालीन और अस्थायी कानून होता है। अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश एक अल्पकालीन और अस्थायी कानून होता है। दोस्तों, कानून कौन बनाता है? हमें पता है कानून संसद बनाती है, लेकिन कानून का निर्माण संसद करती कब है? जब संसद का सत्र चल रहा होता है। और हमारे यहाँ सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और संसद के 2 सत्रों के मध्य कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी 6 माह से अधिक का समय होना नहीं चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है संसद का। ज्यादा कितने भी हो सकते, लेकिन कम से कम संसद के कितने सत्र होने चाहिए? वर्ष के अंदर 2 बार, यानी 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। अब हमें पता है कि कानून निर्माण का कार्य संसद कर रही है। मान लो परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, या संसद का सत्रावसान की अवधि चल रही है, या हम ये कहें कि संसद का एक सदन चल रहा है लेकिन दूसरा सदन नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? और उस परिस्थिति में मान लो कोई तत्काल कार्यवाही करनी है और उसके लिए कानून का निर्माण करना है, संसद का सत्र चल नहीं रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? उस परिस्थिति के अंदर आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक अल्पकालीन और अस्थायी कानून बनाता है, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये अध्यादेश राष्ट्रपति सब विवेक से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करता है। कब करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो
या संसद का स्त्रावसान या विश्रांति काल की अवधि चल रही हो और उसी वक्त कोई तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ गई और उसके लिए कानून बनाना है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये एक विधायी पावर है आर्टिकल 123 के तहत कि वो एक अलगकालीन और अस्थायी कानून बना सकता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। और राष्ट्रपति ये अध्यादेश प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये उतना ही प्रभावी होता है जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाए जाते हैं उतना, यानी जितना प्रभाव अध्यादेश का होता है उतना ही प्रभाव किसका होगा, अधिनियम का होगा। तो फिर अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि अध्यादेश जो होता है ये अल्पकालीन में अस्थायी होता है, जबकि अधिनियम स्थायी व लंबे समय के लिए बनाया जाता है। ये बेसिक सा अंतर होता है अध्यादेश और अधिनियम के अंदर। अब जब मान लीजिए अध्यादेश जारी कर दिया, तो जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, यानी संसद का सत्र प्रारंभ होता है, तो इस अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना पड़ता है। राष्ट्रपति ने मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अध्यादेश तो जारी कर दिया और उस समय आपको पता है संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है, तो जब प्रारंभ होता है तो ये जो अध्यादेश होता है इसको संसद के समक्ष रखना पड़ता है। और अगर संसद ने इस अध्यादेश का अनुमोदन कर दिया, अनुमोदन कर देती है, तो ये अध्यादेश क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर संसद ने इसका अनुमोदन नहीं किया तो ये अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा 6 माह के बाद। यानी सामान्यतः ऐसा पूछा जाता है कि अध्यादेश की कुल अवधि कितनी होती है, जो 6 माह होती है, लेकिन संसद का प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहता है। इसका मतलब समझे, अगर मान लीजिए आज राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा, लेकिन इसी बीच संसद का सत्र प्रारंभ हो जाता है 6 माह से पूर्व। तो संसद का जैसे सत्र प्रारंभ होगा तो इस अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होगा, और उस समय अगर संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया तो वो अधिनियम बन जाएगा। अगर वो अनुमोदन नहीं किया है तो वो 6 माह तक लागू रहेगा। और संसद का जो सत्र है ये प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा। यानी इन 6 संसद का सत्र प्रारंभ हुआ और 6 सप्ताह से पहले पहले इसका अनुमोदन हो गया, संसद ने अनुमोदन कर दिया तो ये अधिनियम बन गया। अगर नहीं किया तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 अवधि होती है अध्यादेश की, 6 माह तक या संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक इस अध्यादेश की कुल अवधि होती है। अब मान लो ये अध्यादेश हमें 6 सप्ताह से पहले ही समाप्त करना है, तो इसके 2 रीजन हैं। पहला कि अगर 6 सप्ताह से पहले संसद ने इसका निर्नुमोदन कर दिया, निर्नुमोदन कर दिया यानी मना कर दिया, पारित नहीं किया, तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। या राष्ट्रपति चाहे जब चाहे इसको वापस ले सकता है। ये 2 कारण हैं जिसके कारण हम 6 माह या 6 सप्ताह से पहले भी अध्यादेश को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी न्यायिक जांच भी की जा सकती है कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया उस समय वास्तव में क्या ऐसी परिस्थिति थी कि उसे अध्यादेश जारी करना पड़ा। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये गलत लगता है तो उसकी जांच कर सकता है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और ये अध्यादेश एक अल्पकालीन या थोड़े समय के लिए और अस्थायी कानून होता है जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी करता है और इसकी जो कुल अवधि होती है वो 6 माह या संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक इसकी कुल अवधि होती है। ये जो अध्यादेश है जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो इस अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है और अगर संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया तो ये अधिनियम बन जाएगा, अगर अनुमोदन नहीं किया तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 6 सप्ताह से पहले इसको हटाना है, अध्यादेश को समाप्त करना है, तो अगर संसद ने 6 सप्ताह से पहले निर्नुमोदन कर दिया तो ये हट सकता है या राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस ले सकता है। ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है ये राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है और इस अध्यादेश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये जो आर्टिकल 123 है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे संबंधित कई बार एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 123 के तहत। और जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213 के तहत। इसके अलावा हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ राष्ट्रपति से संबंधित हमने विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं और इनका किस प्रकार से राष्ट्रपति प्रयोग करता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति की वीटो पावर आती है और अन्य जो शक्तियां आती है, सैन्य शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, इन पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।